अस्सलाम वालेकुम। am I audible? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, सो आज हम चैप्टर 12 को कवर करेंगे, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज। हम बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किसको कहा जाता है, और आज के इस डिजिटल दौर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस तरह इफेक्ट हो रही है, हम किस तरह अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को डिजिटली शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट रिसर्च देखेंगे और डिजिटल टूल्स देखेंगे जिससे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प हो सकती है। और हम देखेंगे कि हम बिजनेस प्लान को कैसे क्रिएट कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस को देखकर। और लास्टली हम ये देखेंगे कि कौन से एथिकल और सस्टेनेबल बिजनेस रूल्स हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। स्टार्टिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? It is the process of designing, launching, running a new business. लेकिन इस बिजनेस में इनोवेशन होती है, रिस्क टेकिंग होती है, और ये बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है। अब इनोवेशन का क्या मतलब हुआ? इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि हम अपने बिजनेस के अंदर कोई एक न्यू चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि पहले कभी भी नहीं देखी गई। मतलब हम अपने बिजनेस को, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को या तो डिजिटल कर रहे हैं या तो एक्सेसिबल कर रहे हैं, हम अंदर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब एंटरप्रेन्योर होते कौन है? वो लोग होते हैं जो कि इनोवेशन करते हैं, ना कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर रहते हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क टेकर का ये मतलब हुआ कि एंटरप्रेन्योर अगर एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है तो उसको नहीं पता कि वो उसका आइडिया जो है वो फ्लॉप होगा या फिर वो सक्सेसफुल होगा। तो उसको जहन में रखते हुए कि फ्लॉप भी हो सकता है, वो रिस्क लेकर अपने आइडिया को उसको इन्वेस्ट करता है और उस पर काम करता है। और क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब है कि वो जो भी प्रोडक्ट को क्रिएट करता है वो एक कम्युनिटी के अंदर वैल्यू ऐड करती है। वो जो कोई गुड है तो वो वैल्यू एडेड गुड होगी। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती है कि स्टार्टअप फाउंडर। ये एक बिल्कुल इनिशियल लेवल का एंटरप्रेन्योर होता है जिसके पास एक सिर्फ आइडिया होता है इनोवेशन का, और ये आइडिया से आगे अपने बिजनेस को प्रोसीड करता है। जिस तरह के हम देखेंगे, फेसबुक जो है, फेसबुक की एग्जांपल ले लें, गूगल की एग्जांपल ले लें। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आइडियाज को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया और उनको आज कहाँ तक लेके गए। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि कोई सोशल इशू जो हमारी सोसाइटी में होता है उसको सॉल्व करते हैं, और उनकी उनका जो बेसिक गोल होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो पैसों को कमाएं। मतलब उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जिस तरह के एनजीओज को ले लें या फिर कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। स्मॉल बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। मतलब जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ बेकरीज होती हैं, लोकल बेकरीज, लेकिन उनके अंदर अब इंटरप्रेन्योर में और स्मॉल बिजनेस ओनर में एक थोड़ा सा फर्क ये है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इनोवेटर्स नहीं होते। बेशक ये इसकी टाइप में आ रहा है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि वो बहुत ज्यादा इनोवेटर्स नहीं होते, वो बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं करते, वो ट्रेडिशनल बिजनेस को ही कंटिन्यू करते। एंटरप्रेन्योर अब इसकी फोर्थ टाइप है। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि
किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर इनोवेशन करते हैं। मतलब उनके पास कोई आइडिया होता है, बेशक वो इन्वेस्टमेंट ना करें, उनका एम्प्लॉयर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन वो एक आइडिया पिच करते हैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्टली जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आज, वो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर। डिजिटल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं कि जो आज के दौर के लिहाज से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करते हैं, अपने बिजनेस को उससे ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हम किसको कह सकते हैं? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि वो इनोवेटर होता है। इनोवेशन तो उसकी बेसिक्स है। उसके बाद वो रिस्क टेकर होता है। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क टेकिंग करता है। वो अ, एक नए आइडिया को लॉन्च जब करता है तो वो उसको फियरलेसली लॉन्च कर देता है। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बिग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। मतलब वो बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं कि उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसको वो सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो सर्विस हो सकती है, लेकिन बेसिक उनका ये होता है कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिकेशन जो होती है वो बेस्ट होती है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आइडिया जो है वो पिच करना होता है, अपने आइडिया को आगे फर्दर प्रोपोगेट करवाना होता है, तो इसके लिए उन्हें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा वो रिजिलियंट होते हैं। जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स से जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं और उनसे हारते नहीं हैं, वो वाले एंटरप्रेन्योर रिजिलियंट होते हैं। मतलब वो आसानी से हार नहीं मानते। और लास्टली उनका एक विजन होता है। उनका एक विजन होता है कि वो अपने इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाएंगे, इस प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व करेंगे, और किसी प्रोडक्ट को किस हद तक वो एक्सेसिबल बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? मतलब वाई एंटरप्रेन्योरशिप, वाई इट मैटर्स? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द थिंग जिससे हमारे मुल्क की जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, ये लोग जॉब को क्रिएट करते हैं, ये लोग एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, ये लोग जॉब बनाते हैं मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, जिससे हमारी जो एक जीडीपी में ग्रोथ आती है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, डिजिटल इंटरप्रेन्योर्स, और डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके अपने बिजनेस को इनोवेट करते हैं। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरल स्टोरीज क्या है? दराज का नाम तो सबने सुना ही होगा। दराज जो है ये वन ऑफ द पाकिस्तान की फर्स्ट नंबर पे लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है ऑनलाइन। इसके अलावा बाइकिया, करीम, ये भी एक पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में इस्तेमाल होने वाली एप्स और एक तरह से बिजनेस आइडिया है, जिसमें डिलीवरी को फोकस किया जा रहा है। डिजिटल रेवोल्यूशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम डिजिटल वर्ड को ऐड कर देते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? डिजिटल एज में हम जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसका ये मतलब हुआ कि ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में हमें फिजिकल स्टोरेज रिक्वायर होती है। मतलब हमें अपने प्रोसेसर को रखने के लिए, या तो अगर अ, हम एक बुटीक खोल रहे हैं, हम एक सेलिंग पॉइंट खोल रहे हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा हमें अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी पहले ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में,
उसमें हमें काफी ज्यादा पैसे रिक्वायर होते थे। हमें जो बिल बोर्ड्स के ऊपर फ्लेक्सेस लगवाने पड़ते थे, और वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती। उसके अलावा जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जो आप अपने जो प्रोडक्ट्स जितनी सेल हुई है, कितने की सेल हुई है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, और जो भी आपका जिस तरह से आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, जो आपका हिसाब किताब होता है, वो आप फिजिकली करते हैं, मैनुअली अपने किसी रजिस्टर पे, या फिर आप कोई ऐसी चीज पे करते हैं। अ, जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है वो इस तरह करते थे। उसके अलावा क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता, तो उनकी जो मार्केट रिसर्च है कि मतलब मार्केट में उनके कंपेटिटर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट क्या है, और ओवरऑल एक मार्केट का नो हाउ जो है वो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर को कम होता है। और जिस तरह ही हम ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर एक फिजिकल प्लेस ले रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस दे रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्टार्टअप की कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। अब हम शिफ्ट करते हैं डिजिटल एज में, जहां पर जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन सेल करने के लिए ना तो उन्हें कोई फिजिकल प्लेस चाहिए। मतलब हो सकता है कि कुछ जगह जो हैं, कुछ बिजनेस जो हैं, उनको हम फिजिकल भी करें और उनको ऑनलाइन भी करें, लेकिन इन मोस्ट केसेस जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऑनलाइन होती है। मतलब हम ई कॉमर्स के थ्रू, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, हम ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने अपना स्टेप इन करते हैं, और हम जिस चीजें सेल आउट करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं थ्रू वेबसाइट्स। उसके अलावा हमारा जो काम होता है, जिस तरह जो प्रोसेसर होता है, या फिर अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर एक डेटाबेस होती है, उसके अंदर एक हमारे पास एक प्रोसेसर सर्वर चाहिए। तो जो डिजिटल दौर के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक क्लाउड बेस्ड ऑटोमेटेड सर्वर लेते हैं, जिससे उन्हें ना तो स्टोरेज का कोई इशू होता है, और ना ही उनको इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। उसके अलावा अगर तो वो डिजिटली सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो वो रियल टाइम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैन्युअली स्टोर करने की बजाय, और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। और इस सब की वजह से अगर वो एड्स भी ऑनलाइन दे रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनको वहां भी अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से उनकी जो कैपिटल इनकम है वो रिलेटिवली वेरी कम होती है। ओके, की टेक्नोलॉजीज जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो ये हैं कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया में ये होता है कि आप अपनी जो मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। मतलब आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट से नो हाउ करवाते हैं कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए आपको सिंपली बस सोशल मीडिया के ऊपर एड्स चलानी होती है, इंस्टेड ऑफ कि आप मतलब बिल बोर्ड्स पे कोई ना कोई फ्लेक्स लगवाएं या कुछ ऐसा करें। उसके अलावा जो अ, वो मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, या कस्टमर को उनसे इंटरेक्ट करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल ऐप रिक्वायर होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि वो अपने सर्वर को इंस्टेड ऑफ कोई फिजिकल सर्वर को परचेज करें, जिस पे वो अपनी कंप्यूटेशन करें, जिस पे अपने डाटा को एनालाइज करें कि वो उन्होंने कितनी प्रोडक्ट्स को खरीदा है, कितनी प्रोडक्ट्स को सेल किया है, कौन कौन से लोग उनकी प्रोडक्ट्स को लेते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग वो उसको क्लाउड बेस्ड सर्वर पे करते हैं। उसके अलावा बिग डाटा एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि हम कर सकते हैं, कि हम डिजिटली जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, जो भी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, और उनका एक ट्रेंड जो बन रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लोगों को कम पसंद आ रही है,
तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद देखें कि ये वाली प्रोडक्ट इतनी दफा सेल हुई, पिछली दफा जब हमने इसे स्टॉक किया था तो इतनी दफा सेल हुई, अब इतनी सेल हो रही है। हम उसके अलावा हम डिजिटली हम उसको देख सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की है, ट्रेंड क्या है हमारी प्रोडक्ट्स का। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी वेबसाइट जो हम लॉन्च कर रहे हैं, या फिर उसकी जो मोबाइल ऐप है, ये कुछ भी है, वो उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अगर कोई बंदा उसको गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, तो हम अ, उसकी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज इस तरह से करें, उसके कीवर्ड्स को बेटर कर रहे हैं, उसका जो टाइटल है उसको बेटर कर रहे हैं, उसका यूआरएल है उसको बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है, जब आप जैसा गूगल में सर्च करते हैं कुछ भी चीज, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो फर्स्ट पे आती हैं। मतलब वो जो लिस्टिंग होती है, ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, जिस तरह आप अगर आइसक्रीम शॉप नियर मी लिखें तो कुछ शॉप्स जो है वो पहले आती हैं, कुछ शॉप्स जो है वो बाद में आती हैं। तो इससे इस तरह हो सकता है, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करें, अपनी प्रोडक्ट को उसका एसईओ बेहतर करें, तो वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सर्च करने पे पहले मिल जाएगी। मतलब उनको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा नीचे, और जो प्रोडक्ट्स पहले मौजूद होंगी उनके सेल होने के या उन पे व्यू आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब एड्स और फेसबुक के जरिए हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। जिस तरह लोग स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उन पर हमारे एड्स आती हैं, तो वो यही सब कुछ होता है कि जो ऑनलाइन डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को इन एड्स के थ्रू जो कस्टमर हैं उनको शो करवाते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है। उसके अलावा वो कंटेंट मेकर मेकिंग कर सकते हैं, मतलब वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वो वीडियोस बना सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से वो मतलब कस्टमर उसको ज्यादा देख सकता है, ज्यादा उससे इंटरेक्ट कर सकता है। ईमेल मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर जो हमारे पास ईमेल्स होती हैं वो आती हैं कंपनीज की तरफ से, वो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, उनको उन्होंने अपनी कोई डील लगाई होती है, तो वो ईमेल करते हैं। ईमेल के थ्रू वो कस्टमर्स को इंगेज करते हैं। आप कुछ टूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए। इनमें से हम सबको भी यूज कर सकते हैं, हम कुछ को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च के टूल्स। मार्केट रिसर्च का क्या मतलब हुआ? मार्केट रिसर्च का ये मतलब हुआ कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट और सेम प्रोडक्ट या थोड़ी सी स्लाइट वेरिएशन में कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई और आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है, तो उसकी मार्केट रीच कितनी है, आपकी मार्केट रीच कितनी है, वो कितने वो किस वो कितने पैसों में उसको सेल कर रहा है, वो कहाँ कहाँ उसे सेल कर रहा है, उस सारी चीजों की रिसर्च को हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब इसमें आपकी अपनी प्रोडक्ट की भी रिसर्च आ जाती है कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी रीच है, और इसमें आपकी कंपेटिटर की प्रोडक्ट की भी रीच आ जाती है। सबसे पहले तो गूगल एनालिस्ट एनाल एनालिटिक्स। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये आपकी जो वेबसाइट होती है जिसको आपने क्रिएट किया है, उस पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर जो भी उनका बिहेवियर है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, आप उन सबकी डिटेल्स को, सबकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। उसके अलावा सर्वे मंकी। सर्वे मंकी में ये होता है कि आप एक सर्वे फॉर्म जनरेट करते हैं, सर्वे फॉर्म जनरेट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है कि मतलब आपके जो कस्टमर्स होते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। जिस तरह आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, अब उसमें फॉर एग्जांपल आपने जूस लॉन्च किया है फॉर एग्जांपल,
अब उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, कोई मैंगो है, कोई पीच है, कोई स्ट्रॉबेरी है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मकबूल हो रही है, लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। तो इसके लिए आप ये सर्वे मंकी यूज कर सकते हैं। आप इसमें एक सर्वे क्रिएट कर सकते हैं जिससे अ, जो आपका कस्टमर है वो उसको टिक कर सकता है। जिस तरह हमारे पास एक एमसीक्यू बेस्ड टाइप हो सकती है या फिर किसी तरह की भी हो सकती है, हम खुद से बना सकते हैं उसको। तो जो हमारा कस्टमर है उसको चेक कर सकता है कि हमें ये वाली प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है। तो जिस तरह उसको लोग चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंगो को ज्यादा लोग चेक कर देते हैं, तो हमारे पास उसकी रेटिंग ज्यादा आ जाएगी, हमारे पास उसके आंसर्स आ जाएंगे। और ये सारा कुछ जो हमें करना पड़ेगा, हमें फिजिकली नहीं करना पड़ेगा। हमें एक सर्वर के थ्रू हम एक लिंक जनरेट करेंगे और हम एक लिंक को शेयर करेंगे। मतलब हमें एक पेज लेके सर्वे का हर किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप हमारी प्रोडक्ट को रिव्यू करें। इंस्टेड आप एक सिर्फ यूआरएल कॉपी करेंगे और आप एक उसको शेयर कर देंगे जिससे लोग उससे सर्वे कर सकते हैं। उसके अलावा ये थर्ड वाली ऐप ये देखती है कि आपके जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस है आपके कंपेटिटर की, उसको एनालाइज करती है कि वो कैसी है। उसके अलावा जो सेकंड सेक्शन आ जाता है उसमें है हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग। इसमें सबसे पहले आ जाती है हूट। इसमें ये होता है कि आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, वो कोई और सोशल मीडिया हैंडल है आपका, तो उन सारे को आप अलग अलग डील करने की बजाय आप एक ही जगह पे डील करते हैं। मतलब आप एक ही जगह पे अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर आपने पोस्ट करनी है तो आपने किस जगह पे पोस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑफर लगाई है कि जो आपके जूसेस हैं वो फ्राइडे को 10% ऑफ है, तो आपने इसकी पोस्ट करनी है मंडे को। तो आप अंदर स्केड्यूल कर सकते हैं कि मैंने ये पोस्ट करनी है मंडे को, और वो पोस्ट आप रेडी कर देते हैं। तो मंडे को एग्जैक्ट जो आपने टाइम बताया वो उस टाइम पे वो पोस्ट हो जाएगी, और आपने जोन जोन से प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट करनी है वो उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो जाएगी। योस्ट एसईओ, ये एसईओ ऑप्टिमाइजर मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर है। इसमें ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है जो आपने क्रिएट की है, ये उसके अंदर उसको ऑप्टिमाइज करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं सर्च के बाद ऊपर की तरफ आती है। मतलब जब आप अ, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल ली थी कि आप आइसक्रीम शॉप नियर मी कर रहे हैं, तो कुछ आइसक्रीम शॉप्स आपके पास ऊपर आ रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं, कुछ उससे भी नीचे लिस्ट हो रही हैं, कुछ 8वें वाले पेज पे जाके लिस्ट हो रही है। तो आप अपनी प्रोडक्ट की रीच को ज्यादा करने के लिए ये जो सर्च इंजन है इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जब कोई बंदा सर्च करे, कोई कस्टमर सर्च करे तो उसको पहले वो नजर आए। और ये कैसे ऑप्टिमाइज करता है, ये आपकी जो जिस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट का कोई नाम रखा है, अगर तो वो नाम जो है वो इतना कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करेगा कि वो उस नाम को कॉमन करेगा, उस नाम को चेंज करेगा, आपकी टैगलाइन को चेंज करेगा, आपकी यूआरएल को चेंज करेगा, आपकी अंदर से जो लिंक्स हैं उनको चेंज करेगा। और उसके अलावा कैनवा, कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, जिसमें जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए, जिस तरह उसका एक एडवर्टाइजिंग के लिए लिंक पोस्ट बनाते हैं, तो आप उस पोस्ट को फ्री वहां पर बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। और ना सिर्फ आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, वहां पर प्री डिजाइन टेम्पलेट्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं और आप उनको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के। अब ई कॉमर्स बेसिकली क्या है? ई कॉमर्स ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो आपने सेल करनी है आप ऑनलाइन देते हैं और ऑनलाइन सेल करते हैं। ऑनलाइन लेना और ऑनलाइन सेल करने को ई कॉमर्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहले शॉपिफाई आती है। शॉपिफाई एक ऐसा टूल है जिसको आप कह लें, जो कि आपके बिना किसी कोड के आप उस पे
अपनी ऐप जनरेट कर सकते हैं, आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के साथ। उसके अलावा इजी पैसा, पेपाल, इसमें ये होता है कि जब आपने ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट्स लेनी होती हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑनलाइन करते हैं, तो पेमेंट्स भी ऑनलाइन जब आप लेना चाहते हैं तो आप इजी पैसा के थ्रू उसको ले सकते हैं। ओके, ई कॉमर्स में क्या होता है कि जिसका मैंने अभी बताया कि ई कॉमर्स में आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं और ऑनलाइन ही सेल करते हैं। अब इसके अंदर ई कॉमर्स की एग्जांपल्स के अंदर अ, दराज आता है। दराज, जिसका मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का नंबर 1 पे जो है एक वेबसाइट है जिसके अंदर ऑनलाइन चीज़ों को खरीद सकते हैं। अमेजोन जो है, जिस तरह दराज एक पाकिस्तान का है, सिर्फ एक नेशनल लेवल की एक ऐप है। जो अमेजोन है वो एक ग्लोबल ऐप है जो कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स को सेल करती है, परचेज करती है, उनकी एक्सपोर्ट करती है। शॉपिफाई, शॉपिफाई से आप अपनी प्रोडक्ट जो है, आपकी जो अपनी खुद की आपने लॉन्च की है, उसकी एक ऐप बना सकते हैं, उनका एक वो स्टोर बना सकते हैं। एक्सक्यूज, एक मिनट। सो शॉपिफाई की बात कर रहे थे हम कि शॉपिफाई में आप अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उसकी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ईबे, ईबे में भी आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन सेल की जाती हैं, ऑनलाइन परचेज की जाती हैं, लेकिन इनकी फिक्स्ड प्राइसेस होती हैं। अब ई कॉमर्स में एक थोड़ा सा इसका जिस तरह प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि वो किस तरह होता है। सबसे पहले तो हम अपनी जो ऑनलाइन ऐप है उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लिस्ट करते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो उसको देख सके, उसको सारी प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल हो। जो उसके बाद फिर जब जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स को देखता है, उसको जो पसंद आती है वो उसको ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद वहाँ पर पेमेंट का सारा प्रोसेस होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि वो पेपाल यूज कर सकता है, इजी पैसा यूज कर सकता है, या फिर जो कैश ऑन डिलीवरी है इसको भी वो चेकलिस्ट कर सकता है कि मतलब अगर वो कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहा है तो। इसके बाद उसका पैकेज जो होता है, उसका पहले ऑर्डर प्लेस होता है, फिर पैकेज जो होता है वो पैक किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी शिपमेंट होती है, और लास्टली वो कस्टमर के पास चला जाता है। ओके, सो अगर हमने एक बिजनेस आइडिया क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि अब कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ऑनलाइन कोई ऐप बनाएं, हम ये देखें कि अ, गर्मी के अंदर बाजार जाना मुश्किल होता है, तो अगर बाजार से सब्जी लानी हो तो हम एक ऐप ऐसी बनाएं कि जिसमें जिस तरह जो राइडर होता है, हम एक ऑर्डर बुक करें, मतलब जैसा हमने जो भी सब्जी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो हम उसको बुक करें। उसके बाद एक राइडर जो है वो वहां से लेकर आए अ, सामान जो हमने ऑर्डर किया है, और बाद में वो हमें घर पे दे दे और हम उसको पैसे दे दें, जिस टाइम देने, ऑनलाइन देने हो, कैश ऑन डिलीवरी देंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। अगर अगर हमने अब एक प्रॉब्लम को देख लिया कि मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि अम, गर्मी में बाहर जाना मुश्किल है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो कस्टमर हमारा हो सकता है, जो हमारी प्रोडक्ट ले सकता है, हम उसको इंटरव्यू करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, आप इसको कैसे बेहतर करना चाहते हैं, आप हम क्या करें तो जो आपकी मुश्किल है वो आसान हो।
हम उसका इंटरव्यू करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक तरह से हम उसको नोट कर लेंगे कि ये इश्यूज हैं, ये बेहतर होने की जरूरत है। उसके बाद हम मार्केट के गैप्स को देखेंगे। हम मार्केट में देखेंगे कि जो हम चीज लेके आना चाह रहे हैं, क्या वो पहले है मार्केट में, क्या उसका ट्रेंड है, या फिर गैप अगर मार्केट में वो नहीं है तो गैप कितना है। उसके बाद हम लास्टली अपने आइडिया को रिफाइन करेंगे, हम अपनी टीम के साथ उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। हम सोचेंगे कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, हम उसमें फाइनेंशियल साइड कैसे बेहतर कर सकते हैं, और हम उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, मार्केट रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आपका कस्टमर हो है या पोटेंशियल कस्टमर है, आपको उसका पता हो। आपको पता हो कि आपका कस्टमर कौन है, उसको क्या चाहिए, और मतलब वो कहाँ से शॉप करता है, और वो पे कितने करता है। अगर तो आप मतलब एक ऑलरेडी चीज बनी हुई है उसको बेहतर तरीके से लॉन्च कराना चाह रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी सिटी में इन ड्राइव है। इन ड्राइव एक काफी पॉपुलर ऐप है जिससे लोग यूज करते हैं। लोग उसको यूज करके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। हम इससे सिमिलर कोई ऐप अगर लॉन्च करें तो हम ये देखेंगे कि अगर तो वो इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी प्रोडक्ट को यूज करें। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जहाँ पहले पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फोकस होता है वो मनी पे होता है। जो कस्टमर होता है उसका ज्यादा फोकस मनी पे होता है, तो हम देखेंगे वो पहले पैसे कितने पे कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें कितने पे करेंगे। मतलब सबसे बड़ी चीज जो होती है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, वो कस्टमर को स्टडी करना होती है, क्योंकि एट द एंड जो कस्टमर है उसने हमारी प्रोडक्ट को लेना है, और उसी को हम जितना बेहतर स्टडी करेंगे, उसी के लिहाज से जिस तरह हम प्रोडक्ट को बायस करेंगे, उतना हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस। ओके, अब ये इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। अब आप में से कोई ना कोई इंटरेक्ट करेगा और वो बताएगा कि अगर हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो हम उसका नाम क्या रखें, हम किस वजह से उसे लॉन्च कर रहे हैं, और फिर आगे से हम चीजें देखें। ओके, एनीवन जो कि पार्टिसिपेट करना चाहे। जी अच्छा। आप अपनी प्रोडक्ट का क्या नाम रखेंगे? सबसे पहले तो आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं, वो प्रोडक्ट आपके किस इशू को सॉल्व करिए। मैम फूड। जी, सॉरी मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैम फूड। फूड की कोई प्रोडक्ट। ओके, सो आप उस प्रोडक्ट को चले, ओके, फूड की कोई प्रोडक्ट है, आप उसका नाम क्या रखेंगे, आप क्या सेल करना चाह रही हैं। मैम बिरयानी। ओके, आप बिरयानी सेल करना चाह रही हैं। आप कहाँ पर इसको सेल करना चाह रही हैं, मतलब किस जगह पे आपने इसकी नीड देखी है, अपने स्कूल के अंदर, अपने घर के पास, या फिर कहाँ पर। मैम होटल में। होटल में? उसमें तो ऑलरेडी होती है बिरयानी। स्कूल में। ओके, चलिए ठीक है, स्कूल में। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, उसका नाम आपने
या कोई बिरयानी या फिर कोई और नाम। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, उसकी एक टैगलाइन होनी चाहिए कि मतलब आप उसको टैगलाइन क्या देना चाहेंगी, जिस तरह से एक खास टैगलाइन होती है हर एक ब्रांड की, तो आप क्या उसकी टैगलाइन रखेंगे? अच्छा। मैम इकरा बिरयानी। क्या चीज? दोबारा कहिएगा। मैम इकरा स्टॉल बिरयानी। ओके ठीक है, आपने उसका नाम रख लिया इकरा स्टोर बिरयानी। उसके बाद हम इसकी टैगलाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहती हैं टेस्टी एंड एक्सेसिबल, क्योंकि स्कूल में आप मतलब स्कूल में रह के उसे खा सकते हैं। इसके अलावा आप उसको, तीसरी चीज आप जो देखेंगी तो आप ये देखेंगी कि उसके कस्टमर क्या है। मतलब अगर तो आप उसे स्कूल में लॉन्च कर रही हैं तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। फिर आप उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे कि वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है बिरयानी उसको सेल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं और हम इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसका प्लेटफॉर्म रखते हैं। बेशक वो फिजिकल स्टोर होगा, लेकिन हम उसमें जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह स्कूल में रश लगा होता है और बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं और मतलब मुश्किल होता है कि आपको ब्रेक खत्म होने से पहले बिरयानी मिल जाए, तो आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करेंगी ताकि इतना कियोस्क क्रिएट ना हो। जिस तरह ही आपकी बारी आएगी तो आपको फोन पे ही पता चल जाएगा फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, आप प्रमोशन करेंगी। आप प्रमोशन करने के लिए आप, क्योंकि आप डिजिटल एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्या यूज़ करेंगी? आप स्कूल का ग्रुप यूज़ करेंगी, आप कैनवा को यूज़ करेंगी, आप उसके अंदर बिरयानी की एक अच्छी सी पिक्चर लगाकर उसका एक पूरा पोस्टर बनाकर आप उसको शेयर करेंगे। ओके, बिजनेस प्लान में अब ये थोड़ा हाई लेवल का है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो होती है आपकी एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें ये होता है कि आपकी एलिवेटर पिच होती है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रही है। वो जिस तरह जो हमने ये सारा डिस्कस किया कि वो आपकी प्रोडक्ट का क्या नाम है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसके कस्टमर्स क्या है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी, आप उसकी प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, उसकी एक जो पिच होती है वो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है, मतलब आपकी प्रोडक्ट की एक तरह से समरी। उसके बाद आप अपने बिजनेस प्लान में देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में और किस किस जगह आपकी जैसी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कर सकें, आप अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग को ज़्यादा कर सकें, आप उसको हायरार्की में ऊपर लेकर आ सकें। रेवेन्यू मॉडल में ये होता है कि आप जो अपना एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, तो आप उसमें से पैसे किस तरह कमा रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमा रहे हैं। आप अपनी अ, जिस तरह हम आगे से देखेंगे, आगे इसकी टाइप्स होती हैं कि आप पैसे किस तरह कमाते हैं। सिर्फ सेल करके पैसे नहीं कमाए जाते, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा की मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब आप किस तरह से अपने कस्टमर को रीच कर रहे हैं, आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से रीच कर रहे हैं, आप ईमेल से रीच कर रहे हैं, आप जिस तरह से भी अपने कस्टमर को रीच कर रहे हैं वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऑपरेशनल प्लान ये होता है कि अब जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया आपने, उसके बाद अब उसको ऑपरेशनल कैसे करेंगे, आप डे बाय डे उसको बेटर किस तरह करेंगे।
और फाइनेंशियल प्लान में ये होता है कि आप अपनी स्टार्टअप कॉस्ट के अलावा जिस तरह की प्रोडक्ट आगे जाती जाती है उसको उसके अंदर वैल्यू एडिशन किस तरह करते जाएंगे, उसके अंदर से आपको कितना रेवेन्यू होगा, और आप उसकी सारा जो फाइनेंशियल प्लान है, एक साल के अंदर कितनी सेविंग होगी, अगले साल के अंदर कितनी सेविंग होगी, वो सारा कुछ आप लिखेंगे। सो हाउ डू बिजनेस मेक मनी। इस तरह से अभी हमने देखा कि या तो हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जिससे हम जो है अपने बिजनेस को बिजनेस से रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे तो सिंपल वही है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सेल करके हम अपनी प्रोडक्ट से कोई ना कोई पैसे ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का ये मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर यूज करते हैं, और उसकी ईयरली या फिर मंथली या फिर वीकली एक सब्सक्रिप्शन है। जिस तरह हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है, और यूट्यूब के प्रीमियम वर्जन की होती है सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा थर्ड नंबर पे ये होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपनी जो सर्विस दे रहे हैं, वो शुरू में फ्री होती है, मतलब उसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री होता है। लेकिन अगर किसी ने प्रीमियम वर्जन में प्रीमियम फीचर्स के साथ उसको यूज करना है तो वो उसके लिए पैसे देगा। इससे ये होता है कि जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उसे पता होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है कि नहीं, फिर वो अपने पैसे देने को भी जल्दी राजी हो जाता है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसको, जिस तरह हम यूट्यूब को देख लें, यूट्यूब जो है वो एडवर्टाइजिंग से अपने पैसे कमाती है। वो इस तरह कि वो फ्री सर्विस को ऑफर करते हैं, और जब वो फ्री सर्विस को ऑफर करते हैं उसके बाद उस सर्विस के अंदर एड्स को ऐड करते हैं, और एड्स को ऐड करने की वजह से उनकी जो जिस तरह है, जो एड्स जो दे रहे हैं, मतलब जिस तरह कोई कंपनी है उसने अपनी एड दी है तो वो कंपनी पे करेगी यूट्यूब। मार्केट प्लेस, और इसमें ये होता है कि आप जो कस्टमर है, मतलब आप एक मिडल मैन का काम करें, आप एक कस्टमर को और एक सेलर को कनेक्ट करते हैं। इनको कनेक्ट करने के बाद जो भी मतलब इनकी आपस में डीलिंग होती है वो हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है। तो आप इनके अंदर से जब इनकी आपस में डीलिंग हो जाती है, मनी का एक्सचेंज होता है, तो आप अंदर से परसेंटेज ले लेते हैं उस money का। अब उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें ये होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर को यूज करने की, सॉफ्टवेयर से काम लेने की, अ, इस तरह शॉपिफाई है, आप इससे अपनी वो ऐप बना रहे हैं, उसके बाद अब जब आप इसे काम ले लेते हैं तो तब आप इसे मनी ट्रांसफर कर देते हैं, ये उस तरह से पैसे कमाते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं डिजिटल बिजनेस के अंदर। डिजिटल बिजनेस को हमने डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, उसके अंदर एक डिजिटल फ्रेमवर्क होता है। अब डिजिटल बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इसके अंदर चैलेंजेस भी। अपॉर्चुनिटीज का तो हमें पता चल गया कि ये ग्लोबली हम रीच कर सकते हैं अपने कस्टमर को। जो हमारा कस्टमर है वो कहीं से भी हो, वो हमारी प्रोडक्ट को देख सकता है, उसको खरीद सकता है। इसके अलावा जो हमारी स्टार्टअप की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमने कोई फिजिकल प्लेस हमें नहीं चाहिए होती यूजुअली। इसके बाद हमारा जो ग्रोथ होती है वो डाटा ड्रिवन होती है, मतलब अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जैसा हमने एग्जांपल ली थी कि हम अगर जूस को सेल करें तो जूस के अंदर मैंगो जो है वो सबको पसंद आ रहा है, तो हम अपनी दूसरी दो जो दूसरे फ्लेवर हैं जूस के उसको कम कर लेंगे, और जो मैंगो है उसको ज़्यादा कर लेंगे, ताकि जो लोग हैं वो मैंगो मैंगो ही अगर ले रहे हैं, तो अगर हम मैंगो पीछे से भी उसकी प्रोडक्शन मैंगो की ज़्यादा करेंगे और मैंगो को ज़्यादा सेल करेंगे, तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब ये जो ग्रोथ है हम इसको डाटा ड्रिवन कर रहे हैं, मतलब
हमने एक डाटा से एनालाइज किया, हमने एक सर्वे से एनालाइज किया कि लोगों को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं। उसके अलावा जिस तरह एआई का दौर है, हम उसमें एआई कर सकते हैं, हम उसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल अपनी ऐप के अंदर चैटबॉट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो जिस तरह क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। अ, मतलब अगर आप किसी टाइम अवेलेबल नहीं भी हैं, वो ऑटोमेटिकली कोई कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप वो जो चैटबॉट है उसमें एआई है, वो उसको आंसर कर सकता है कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। अब इसमें जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमें अच्छी चीजें गुड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उस तरह उसके अंदर नेगेटिव चीजें भी हैं, उसमें चैलेंजेस भी हैं। वो क्या है कि हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हमारी हो सकता है कि अगर हम सारा कुछ डाटा ड्रिवन कर रहे हैं और सारा कुछ ऑटोमेशन बेस्ड है और सारा कुछ सर्वर के ऊपर है, तो हमें अ, हमारा कंपेटिटर या फिर कोई हैकर हैक कर सकता है अगर हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो हमारे डाटा को स्टील कर सकता है, हमारी जो वेबसाइट है उसको क्रैश कर सकता है। उसके अलावा जिस तरह हम डिजिटल दौर के अंदर आगे जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी हाई हो रहा है। मतलब कंपटीशन हाई हो रहा है, ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर रहे हैं, जॉब्स की तरफ कम जा रहे हैं। रैपिड टेक चेंज, इसका ये मतलब है कि जो टेक है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली न्यू चीजें ऐड हो रही हैं। जितने आप अप टू डेट रहेंगे, आप उतने ही बेहतर रहेंगे। मतलब आपको इस फील्ड के अंदर रहने के लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर रोज नए मार्केट ट्रेंड्स को सीखना पड़ेगा, और हर रोज नई से नई चीजों को सीखना पड़ेगा। और लीगल एंड एथिकल इश्यूज, जिस तरह हमने कल पढ़ा कि डाटा को लेकर एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, डाटा को जब भी यूज करते हैं एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। अ, अ, हमें कंसेंट लेना पड़ता है, जो भी हमारा कंज्यूमर है उसका, जो भी डाटा जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम, इस तरह हमारी वेबसाइट है जिसमें हम ट्रैक कर रहे हैं लोगों को कि वो कितने कौन सी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनकी एक एक्टिविटी है हमारे पास पूरी। तो हम उस डाटा को शेयर नहीं कर सकते, वो उसमें एक कंज्यूमर राइट्स हैं, उसमें प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, जिसको हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि एथिकल का ये मतलब है कि हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करें, हम एथिकल वे में चीज़ों को लेकर चलें, जिसमें सबसे पहले तो ऑनेस्टी आती है कि आप अपने बिजनेस में ऑनेस्टी रखें, आप कोई भी गलत काम ना करें, आप ट्रूथफुलनेस रखें अपने बिजनेस के अंदर, आप अपने कस्टमर से डीलिंग सही रखें। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का ये मतलब है कि आप अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखें, अपने कस्टमर की इंटेग्रिटी का ख्याल रखें, और ऐसा एक्ट ना करें जिस तरह जिससे किसी की मॉरल वैल्यूज को कोई नुकसान हो। डाटा प्राइवेसी, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि डाटा प्राइवेसी में ये होता है कि जब आप ट्रैक करते हैं किसी का डाटा, तो डाटा जो है वो आप उनके कंसेंट के बगैर यूज नहीं कर सकते। तो आपको इसमें एक स्ट्रिक्ट डाटा पॉलिसी रखनी पड़ती है। उसके बाद फेयरनेस है, फेयरनेस भी इन्हीं सब में आ जाता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती हैं आपको। मतलब आपको एक प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं वो आप सबके लिए सेम सेल रखें, मतलब सबको सेम तरह से दें, किसी को खराब प्रोडक्ट ना दें, किसी को खराब सर्विस ना दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली ह्यूमन की तरफ से जारी करदा गोल्स हैं, इसमें जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करते हैं। सस्टेनेबल का ये मतलब है कि जो चीज हम आज यूज कर रहे हैं, हम उसको आज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन को भी देने के लिए बचा के रखें। मतलब हम उसको इतना थॉटफुली यूज करें कि वो आज भी हमारे पास है और वो कल भी हमारे पास रहे। मतलब जिस तरह फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल हम ले लेते हैं सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए, कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, आज अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि फ्यूचर में
वो किसी ना किसी टाइम खत्म हो जाएंगे। मतलब वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं है। मतलब अगर हम उनको आज यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फ्यूचर में लोग होंगे उनके पास जो फ्यूल है, फ्यूल नहीं होगा, उनको किसी और एनर्जी के सोर्स को यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, ये एक सस्टेनेबल फ्यूल नहीं है। जबकि सस्टेनेबल चीज वो होती है जो कि आज भी हम यूज कर सकते हैं, कल भी हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह सनलाइट है, सनलाइट को हम आज भी यूज करते हैं, हम कल भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में जब मर्जी उसको यूज करेंगे, जितना मर्जी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगी। कुछ चीजें तो नेचुरली खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ चीजों को हमें सस्टेनेबल बनाना पड़ता है। जिस तरह अगर हम वाटर की कंजम्पशन को ऐसा करें कि हम उसको ज्यादा खराब मत करें, वाटर की जो वाटर के अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना मिलाएं कि वो दोबारा प्योरीफाई ना हो सके, तो वो वाटर जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहा, वो हमारी फ्यूचर जो जनरेशन हैं वो यूज नहीं कर पाएंगी, उनके लिए वो हमेशा के लिए वेस्ट हो गया। अब ये जो सस्टेनेबिलिटी का एक्ट है ये हमारे पर बेस करता है कि हम अगर उसको सस्टेनेबल रखना चाहें तो वो सस्टेनेबल रहेगा। लेकिन अगर अगर हम उसको इग्नोर करें, हम कहें कि हमारे पास तो है, हमें क्या कि आगे किसी को मिले या ना मिले, हमने तो नहीं होना, तो अगर हम ऐसे करें तो वो सस्टेनेबल चीज जो है वो नहीं रहेगी, वो अनसस्टेनेबल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब जो सस्टेनेबिलिटी है इसके भी पिलर्स होते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, हमारा जो सोशल वेलफेयर है, हमारा वेजेस है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, मतलब कम्युनिटी के अंदर जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, जो इकोनॉमिक्स है हमारी कम्युनिटी की वो सस्टेनेबल है कि नहीं, जो जॉब्स हैं आज मिल रही हैं कल मिल सकती हैं कि नहीं। अब इन गोल्स के अंदर अ, हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, अगर तो हमने उसको एथिकल बनाना है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब उससे कोई ऐसी चीज डैमेज नहीं होनी चाहिए कि वो चीज खत्म हो जाए। अगर तो वो किसी ना किसी ऐसे रिसोर्स को, इन्वायरमेंटल रिसोर्स को, इकोनॉमिक रिसोर्स को ऐसे डैमेज करी है कि वो सस्टेनेबल ना रहे, तो वो जो बिजनेस है वो एथिकल नहीं रहेगा। अब इसमें सबसे पहले तो SDG 7 है। अब इनके ये नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि हर नंबर एक खास SDG को डिफाइन करता है। जिस तरह SDG 7 क्लीन एनर्जी को डिफाइन करता है कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर वो ऐसी हो कि वो क्लीन हो। क्लीन का ये मतलब कि वो आज भी यूज कर सकें, कल भी यूज कर सकते हैं, और वो खत्म ना हो, और इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन ना हो। अब जो भी हम बिजनेस बना रहे हैं, अगर तो हमने बिजनेस कोई ऐसा बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, तो हम उसके अंदर फॉसिल फ्यूल या फिर कन्वेंशनल एनर्जी को यूज ना करें, बल्कि सोलर एनर्जी को यूज करें, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ना तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो सकते हैं, और ना तो वो कभी खत्म हो सकती है। इसके अलावा SDG 8 है जिसमें डिसेंट वर्क है, मतलब जो वर्क है वो खत्म ना हो, वो सस्टेनेबल है। ST 9 है जिसमें इनोवेशन है, हम इनोवेशन को सस्टेनेबल करें, हम जो एग्री टेक स्टार्टअप्स हैं उनको उनको ज्यादा फोकस करें। और SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, मतलब हम कोई ऐसी चीज ना करें कि जो हमारे प्लेनेट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स को लेफ्ट कर दे। मतलब जिस तरह प्लास्टिक को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, वो कितने सालों तक वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को खराब मत करें। ओके, तो हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उसकी समरी ये है कि हमने पर सबसे पहले तो इंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा कि इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस प्लान होता क्या है, बिजनेस प्लान के अंदर हम क्या किस किस एस्पेक्ट को देखते हैं। हमारी फाइनेंशियल साइड होती है, हमारी कस्टमर साइड होती है, हमारी मार्केटिंग साइड होती है। उसके बाद हम एंड पे देखते हैं कि हमारे जो, अगर हमने कोई बिजनेस बना लिया, बिजनेस मॉडल है हमारे पास, क्या वो सस्टेनेबल है,
क्या वो एथिकल है? ओके, दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक हमारे चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुके हैं और कल आप सबकी प्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी से कॉल कर रही हूँ। अगर आपके घर पर नेट इशू है या कोई भी मसला है तो आप यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं स्कूल में बैठकर। तो दीबा, जैनब और अरीज, आप तीनों की प्रेजेंटेशन है जिसमें इस वीक से रिलेटेड तमाम कंटेंट होगा। यानी हमने इस वीक में क्या पढ़ा था, चैप्टर 12, 11 और 10, 9, यानी 9, 10, 11, 12, ये 4 चैप्टर्स हमने इस वीक में पढ़े थे। तो आप टॉपिक्स मैम वसीका आपको बता देंगी या मैं खुद बता दूंगी मैम वसीका को। और फिर आपकी कल प्रेजेंटेशन है और कल ही आप सबका क्विज भी होगा इन 4 चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अपने यहीं पे बैठ के अगर तैयारी करना चाहें तो यहीं पे बैठ के कर लें। अगर घर में नेट की सहूलत है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो मैम तो फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।